हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका विनाकाश के अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक, हमने अभी तक आपसे प्रबंध के कार्य पे पहले बात आपने की थी। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वह प्रबंध के कार्य पे सहायक कार्य का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट जो था वो प्रबंध के कार्य का मुख्य कार्य पे पॉइंट था, जिसपे हमने आपसे नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, मोटिवेशन और कंट्रोल में बात की थी। ठीक, आज हम सहायक कार्य पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सहायक कार्य का पहला ही पॉइंट है, आपके सामने दिख रहा होगा, डिसीजन मेकिंग, निर्णयन। ठीक है, देखिए प्रबंध के कार्य में डिसीजन मेकिंग का क्या रोल है। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि एक जो मैनेजर होता है उसके ऊपर सब कुछ, निर्णयन का सारा कार्य क्या रहता है उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक, तो डिसीजन मेकिंग का मतलब ही होता है कि डिसीजन को लेना और उसको क्या करना, मेक करना, मतलब बनाना। अगर प्रबंधक अगर कोई डिसीजन लेने में जल्दबाजी करता है या कोई गलती करता है तो इसका जो खामियाजा है, इसकी जो कमी है वो पूरे संस्था को उठानी पड़ती है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए जब आप डिसीजन मेकिंग की बात करें तो हम आपको बता दे रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग का मतलब कि सबसे पहले देखना कि हमारी समस्या क्या है, क्या समस्या है, इस समस्या का विश्लेषण करना। ठीक, ये समस्या क्या है, क्यों है, इसको दूर कैसे करें, मतलब एक तरीके से इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में इन्हीं सब चीज़ों पर फोकस किया जाता है कि हमारे पास दो या दो से अधिक विकल्प है, उसमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना डिसीजन मेकिंग कहलाता है। इसका मतलब देखिए, डिसीजन मेकिंग समस्या फोकस करता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, ये समस्या क्या है, क्यों है, इसको सोल्यूशन क्या होगा। इसलिए सबसे पहले समस्या क्या, उसका विश्लेषण करना। ठीक, उसके अलावा जो विकल्प हो सकते हैं उन विकल्पों का विकास करना। देखिए विकल्प बहुत मैटर करेंगे इसमें डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा विकल्प है तो हम उसको देखेंगे कि वो विकल्प है तो क्या है और क्यों है, उन विकल्पों का और क्या हो सकता है। ठीक, इस विकल्प में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। देखिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मतलब होता है कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा विकल्प है, उसमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ाई करने बैठे हैं, आपके पास एक ही राइटर की दो तीन किताबें हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि दो या दो से जो तीन किताबें हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ किताब कौन सी, मतलब सबसे बेस्ट किताब कौन सी होगी, उस विकल्प का चयन करना क्या कहलाता है, डिसीजन मेकिंग कहलाता है। और एक बात और देखना है कि लास्ट में हमें क्या करना है, इस विश्लेषण करने के बाद हमें लास्ट में एक फीडबैक पे फोकस करना है कि फीडबैक क्या होगा उसका, हम उसमें प्रतिपुष्टि हमें क्या मिलेगी डिसीजन को मेक करने के बाद। इसका मतलब डिसीजन मेकिंग का मतलब ही यही होता है कि समस्या क्या है उसका विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण करने का दो या दो से अधिक जो विकल्प है उन विकल्पों का विकास करेंगे, विकल्पों का विकास करने के बाद उनसे फीडबैक लेंगे कि आने वाले समय अगर हम कोई डिसीजन मेक करते हैं तो हमें पिछली जो चीज़ें हमारे साथ घटना घटित हुई हैं उनकी समीक्षा करेंगे और एक निष्कर्ष निकाल के हम उन चीज़ों पर क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेकेंड पार्ट है आपका जो सहायक कार्य, मतलब सब्सिडरी फंक्शन में हमने अभी तक पढ़ा डिसीजन मेकिंग। ठीक, सेकेंड पॉइंट हमारा जो है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, संप्रेषण। किसी भी संस्था में जो विचारों का आदान प्रदान है वो बहुत ज़रूरी है। विचारों का आदान प्रदान, देखिए विचारों का आदान प्रदान क्यों कहते हैं, देखिए कोई भी संस्था में जो कम्युनिकेशन होता है वो कई स्तरों पर होता है, हर एक स्टेज पे कम्युनिकेशन अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है, आप घर पे रहते हैं वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, आप ऑफिस में रहते हैं वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हम कौन सा कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर हम फैमिली के साथ हैं तो वहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, वहाँ फॉर्मली बात नहीं कर सकते आप, लेकिन अगर आप फ्रेंड लोग के साथ हैं तो वहाँ पर भी आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रहेगा। ऑफिस में रहेंगे तो वहाँ पर आप इनफॉर्मल नहीं हो सकते, वहाँ पर आपको फॉर्मल रहना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि आप किस अधिकारी से आप बात करें या फिर किस कलीग से आप बात कर रहे हैं। ठीक, तो सेम चीज़ें समझिए कि विचारों का आदान प्रदान किसी भी संस्था में संप्रेषण जो होता है बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, क्योंकि अगर अब विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा तो हमको नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं मिलेंगे, हमारा जो माइंड है वो क्रिएटिव नहीं होगा, माइंड मैपिंग अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। ठीक, तो ये आपको बता दें कम्युनिकेशन जो होता है कई तरीके का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, देखिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन, बैकवर्ड कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये चार तरह की कम्युनिकेशंस होते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है सीधा, समतल, क्षैतिज,
क्षैतिज का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि मतलब अपने स्तर पे सारे कर्मचारियों से बात करना, वो होता है क्षैतिज कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप कभी भी किसी से बात कर सकते हो, वो होता है डायगोनल कम्युनिकेशन। इसका मतलब आप ऑफिस में, तो ऑफिस में आप किसी बड़े अधिकारी से, किसी छोटे अधिकारी से, किसी भी कलीग से अगर आप बात कर सकते हैं तो वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है? डायगोनल कम्युनिकेशन होता है। बैकवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप नीचे स्तर के कर्मचारियों से बात कर रहे हैं, मतलब आपसे जो नीचे उनसे अगर आप बात करें तो कौन सा कम्युनिकेशन होता है आप लोग का? बैकवर्ड कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप किसी से फॉर्मली बात नहीं करें। इनफॉर्मल जैसे कि दोस्तों के साथ गपशप हो गया, ठीक है, अपने फैमिली के साथ आप जैसे बात करते हैं, या फिर किसी भी ऐसे इंसान से आप बात कर रहे हैं जिससे आप फॉर्मली नहीं, इनफॉर्मल तरीके। इसका मतलब उसके सामने कुछ भी, कोई भी बात कर सकते हैं, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक, देखिए अभी तक आप लोगों को 2 पॉइंट डिस्कस किया। पहला क्या था? डिसीजन मेकिंग। दूसरा हमने क्या पढ़ा? कम्युनिकेशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है कोऑर्डिनेशन। देखिए कोऑर्डिनेशन एक तरीके से होना क्या चाहिए, डायरेक्शन के बाद का फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि हम जब डायरेक्शन देते हैं तो उसी के बाद हम वहाँ पे कोऑर्डिनेट करने की बात करते हैं, मतलब उनको डायरेक्शन भी दे रहे हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाने की बात करते हैं। लेकिन प्रबंध के सहायक कार्य में कोऑर्डिनेशन को इसलिए रखा गया क्योंकि बहुत सारे प्रबंध में अर्थशास्त्री थे, या फिर बहुत सारे ऐसे प्रबंध में परिभाषाएं बहुत सारे लोगों ने दी। उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट समन्वय को अलग होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे परिभाषा वाले लोग थे जिन्होंने क्या कि इसको सहमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के मत के अनुसार कोऑर्डिनेशन को सेकेंडरी फंक्शन में रखा गया। देखिए समन्वय का मतलब होता है कि बहुत सारे, इसको एक राइटर ने कहा है कि कोऑर्डिनेशन इज द एजेंस ऑफ मैनेजमेंट। समन्वय जो है वो प्रबंध का सार है। क्यों कहा है उन्होंने ऐसा? देखिए पहला जो स्टेज आता है, उन्होंने कहा कि समिति द्वारा समन्वय होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा संचालकों द्वारा समन्वय होना चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो हमारे लोअर एम्प्लॉय हैं, एक तरीके से कह सकते हैं मजदूर द्वारा समन्वय होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि जो कोऑर्डिनेशन है वो अलग अलग लेवल पे अलग तरीके का होता है। अगर आप हाई लेवल, हाई कमांड की बात करेंगे तो समिति, मतलब एक तरीके से हमने जो कमेटी बनाई है उनके बीच भी समन्वय होना चाहिए। अगर आदेश की एकता और निर्देश की एकता में अगर दोनों अलग अलग हो जाएगा तो हमारी कमेटी कुछ कहती, संचालक हमारे कुछ कहेंगे, और जो हमारे मजदूर है वो कोई कार्य कोई दूसरा करेंगे। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया कि समिति अलग होनी चाहिए, संचालकों का जो समन्वय है वो अलग होना चाहिए, और इवन मजदूरों द्वारा समन्वय जो है वो अलग होना चाहिए। ऐसा क्यों उन्होंने कहा? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि उन्होंने कहा कि अलग अलग परिस्थिति पे अलग अलग तरीके के लोग होते हैं और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर टॉप मैनेजमेंट वाला अगर मिडिल मैनेजमेंट से कोऑर्डिनेशन बना के नहीं रखते तो मिडिल मैनेजमेंट कहेगा कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। सेम उसी तरीके से कि अगर मिडिल मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेशन नहीं बनाएगा तो उनके बीच क्या कि प्रॉब्लम आना फेस शुरू हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो होता है वो प्रबंध का सार है, क्योंकि इसके बिना अगर किसी कर्मचारियों के बीच अगर थोड़ा सा भी मतभेद होता है तो वो क्या करते हैं, उसमें वो कार्य के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। एक तरीके से अगर हम उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है तो फिर कोऑर्डिनेशन नहीं बनाएंगे, उनको गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे, उनको मोटिवेट नहीं करेंगे समय समय पे, तो वो अपने कार्य से क्या होगा, भटकते रहेंगे, उनका जो मोराल है वो गिरता रहेगा। प्लस वो जो आप मतलब एक तरीके से कि जो लोग हैं जो आपस में उनके साथ मिलकर काम करना, उनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो वो ठीक तरीके से काम नहीं, उनको लगेगा कि वो केवल उस नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि समिति द्वारा भी समन्वय होना चाहिए, संचालकों द्वारा भी समन्वय होना चाहिए और मजदूर के द्वारा भी समन्वय होना। इसका मतलब तीनों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तभी क्या होगा, ये कोऑर्डिनेशन जो प्रबंध का एक जो प्रमुख सहायक कार्य है वो सक्सेस हो पाएगा। ठीक है, देखिए अभी तक हम लोग 3 पॉइंट आपसे डिस्कस किया। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, और एक चीज़ हम आपको और बताना भूल गए कि देखिए अभी तक हमने जो प्रबंध कार्य पढ़ा उसको आप लोग को लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको लर्न नहीं रहेगा तो आप सीक्वेंसली तो आप लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन जब तक आपके माइंड में कॉन्सेप्चुअल नहीं रहेगा कि हम क्या पढ़े हैं और हम किस तरीके से उसको कर पाएंगे, तो ये बहुत बड़ा रोल है कि इस सारे पॉइंट्स को याद करना, क्योंकि प्रबंध और सहायक कार्य मिला के टोटल 11 पॉइंट्स है, आपको सब कुछ याद रहना चाहिए। ठीक, अभी तक हम लोगों ने आपसे क्या क्या पढ़ा, कम्युनिकेशन पढ़ा, डिसीजन मेकिंग पढ़ा, और लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है नवप्रवर्तन, जिसको हम लोग कहते हैं इनोवेशन। देखिए इनोवेशन क्या होता है, किसी भी
प्रबंध के क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो वहाँ इनोवेशन बहुत जरूरी है। इनोवेशन का मतलब होता है नई नई चीज़ें लाना, नव प्रवर्तन करना। आपको पता होगा कि हर साल फंडिंग बनती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, पर न रिसर्च होता है ना डेवलपमेंट होता है। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि जिस देश में इनोवेशन नहीं होगा, जहाँ पे क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं निकल कर आएंगे, नई नई चीज़ें नहीं आएंगी, वो देश कभी अच्छा रोजगार नहीं दे सकता, या फिर कह सकते हैं कि उस देश का विकास ठीक तरीके से नहीं हो सकता। जैसे भारत में प्रबंध का बहुत महत्व है, लेकिन इनोवेशन के क्षेत्र में भारत बहुत अच्छा नहीं कर सकता। ये जो हमारे जो देश है वो मैन्युफैक्चरिंग देश नहीं है, वो ट्रेडिंग देश है, वो केवल व्यापार करना जानती है, वो मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रही। चाइना इसलिए अच्छा ग्रोथ कर रही है क्योंकि उसके पास इनोवेशन टेक्निक बहुत अच्छी है, वो नई नई चीज़ें इनोवेट करती है, उसके पास सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इनोवेशन का। जो कंट्री इनोवेशन अच्छा कर सकती है वो एक तरीके से एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री होगी, और जो कंट्री मैन्युफैक्चरिंग होगी वो समझ लीजिए उसका जो देश का जो आर्थिक स्तर है वो बहुत अच्छा होगा। इनोवेशन में आपको एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि सिंपल सा कि कोई भी नई चीज़ ढूंढ के लाना, कोई नया चीज़ खोजना, या फिर कैसे पुरानी चीज़ों का आधार मान के उसमें नई नई चीज़ों को जोड़ना, वो इनोवेशन है। ठीक है। जैसा आपने देखा अभी तक कि हमने प्रबंध के सहायक कार्य में 4 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। लास्ट पॉइंट हमारा जो है वो है रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। देखिए प्रतिनिधित्व एकदम सिंपल सा, हमने आपको जो प्रबंध की विशेषता प्रकृति बताया उसमें हमने आपको एक पॉइंट बताई थी कि प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। देखिए सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी प्रबंधक का आपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आपको पता होगा इंटरनल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों आते हैं, आपको पता होगा। देखिए, और रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि एक जो प्रबंधक होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, अपनी संस्था को। अपने संस्था को प्रेजेंट करता है किसके सामने, सरकार के सामने। अगर हमारी जो संस्था है, अगर प्रबंधक उसको ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, जैसे अगर कोई संस्था हमारे यहाँ पैसा नहीं, उसको अगर उसके हितों की रक्षा नहीं, उसको ब्याज ठीक से नहीं मिल पाया, इवन अगर हम अच्छी क्वालिटी गुड्स नहीं दे रहे हैं, सप्लायर को उसके अकॉर्डिंग जो उसकी जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा जो हमको पैसा दे रहे हैं उनकी चीज़ों को ध्यान नहीं रखते, अगर एक तरीके से कह सकते उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, जो विनियोक्ता है उनके हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं होगा। इसीलिए इसलिए कहते हैं प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व, क्योंकि जो प्रबंधक होता है वो प्रबंध के द्वारा समाज में अपने संस्था का एक नया इंपॉर्टेंस तैयार करता है, एक तरीके से एक नया रोल मॉडल तैयार करता है कि हमारी जो संस्था है वो इस प्रकार से काम करेगी। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि प्रबंधक रिप्रेजेंटेशन का भी काम करता है, किसमें, बाजार में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, पार्ट 2 को समझने के लिए पहले पार्ट 1 देखिएगा। पार्ट 1 में जो हमने आपको प्रबंध के मुख्य कार्य बताए हैं, पार्ट 2 जो है वो प्रबंध का सहायक कार्य है। ठीक, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, जहाँ दिक्कत होगी कमेंट करके बताइएगा कि हाँ प्रॉब्लम है। ठीक, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो वीडियो हम लोग का है वो प्रबंध के स्तर पर है, आपको प्रबंध का स्तर बताना है, थोड़ी चीज़ें आपकी बतानी है आपको एब्डोलो टेलर और हेनरी फ्यूल के बारे में, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छे से रहिए।